के राजकोट संस्करण के संपादक जयेश ठकरार से अब हम बात करने जा रहे हैं। जयेश जी, मेरा पहला सवाल यही है कि संदेश अखबार ने जिस तरह से एक मॉडल बनाया और संवाददाताओं की टीम बनाई, हम उन खबरों को तो जानते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह से किन किन जगहों पर जाकर आपके रिपोर्टर इस तरह के डेटा को जमा करते थे और आप लोगों के पास क्या चुनौती थी कि ये डेटा कहीं गलत ना हो, क्योंकि आप इससे सरकार नाराज हो सकती थी क्योंकि उसका डेटा आपके डेटा से काफी कम था मरने वालों का। रवीश जी, संदेश सबसे पुराना अखबार है गुजरात का, और हमारी एक आइडियोलॉजी रही है कि हम सत्य जो है उनके नजदीक जाए, तथ्यों के नजदीक जाए, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा, और जो भी हो रहा है उनको दिखाए। तो मैं आपको बताऊं कि परिस्थिति काफी संवेदनशील थी उसी वक्त जब ये पीक के ऊपर था कोरोना। तो हमने देखा कि अगर डेटा इनमें जानना है तो एक ही जगह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से डेटा मिल रहे थे और जो सिचुएशन हम लोग बाहर देख रहे थे आसपास के मोहल्ला में, सिटी में और स्मशान में, तो हमने ये तय किया कि जिस तरह से एक बार डेटा जो बाहर आ रहे हैं आधिकारिक तौर से, उसको हमने जानने के लिए जो एम्बुलेंस में डेटा, एम्बुलेंस के जो अथॉरिटी है उनसे जो डेटा मिल रहा था, स्मशान में से जो डेटा मिल रहा था, तो हमारे संवाददाता ने रात रात भर जागकर सभी स्मशान में कितने कोरोना प्रोटोकॉल से जो अंतिम संस्कार हो रहे थे उनका एनालिसिस किया। फिर जिस तरह से कितने पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उन सब का जो हमने एक ऐसा एनालिसिस शुरू किया कि हम सभी डेटा को लोगों के सामने रखते थे कि सरकार ने इतने डेटा जो डेथ के हैं वो बताए, और इतने जो कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुए स्मशान में, और इतने जो पेशेंट्स है जिनकी डेथ हुई है ट्रीटमेंट में, इनको एम्बुलेंस से या तो शववाहिनी से स्मशान तक लाया गया। तो एक तरह से ऐसा निकलता था कि सभी आंकड़ों में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन था, और जो विरोधाभास था उनका अंतर भी काफी ज्यादा था। तो ये एक ऐसी चीज है कि हमने सिर्फ तथ्यों को देखा, हमने खुद ने, हमारे जो रिपोर्टर्स है, हमारी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, सब जगह की जो टीम है, उन्होंने सब जगह पे पर्सनली वहां जाके सबको देखा, लोगों से मिले, अथॉरिटी से भी मिले, और फिर ऐसा ये घटनाक्रम था कि इनमें कोई भी डेटा अगर गलत है तो इनको चैलेंज कोई भी कर सकता था। तो हमने बारीकाई से इनका विश्लेषण किया और फिर लोगों के सामने रखा। पर जयेश जी, क्या ऐसा भी आप कर रहे थे कि सिविल अस्पताल में कोई रिपोर्टर खड़ा है, वो गिन रहा है, फिर वो शमशान वाले रिपोर्टर को बता रहा है कि यहां से 20 बॉडी निकली है, वहां पर कितनी पहुंच रही है? क्या इस तरह की भी गिनती आप लोग कर रहे थे? हाँ, संदेश का मोटो है तमारी साथे सत्यनी साथे। तो हम लोगों के जो रिपोर्टर्स है, कुछ लोग स्मशान में रहते थे और कुछ लोग सिविल हॉस्पिटल में भी रहते थे। तो दोनों का एक है ना, वो जो कहते कि कैलकुलेशन रहता था कि सिविल से इतने निकले, स्मशान में इतने गए। और इसमें 2-3 तरह के पहलू होते थे कि जैसे सिविल में से निकलते हैं पेशेंट्स के जो डेड बॉडी है वो, इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी निकलते थे, और होम आइसोलेशन का तो कोई डेटा ही नहीं था बीच बीच में। तो डेड बॉडीज जो स्मशान तक आती थी, तो बाद में उनमें कोविड प्रोटोकॉल से कितने डेथ हुए और नॉर्मल डेथ कितने थे, तो ये सब अलग करना पड़ता था, क्योंकि ये सब बारीकाई से देखने से ही पता चलता है कि कोरोना से कितने डेथ हुए हैं। तो फिर कुछ जगह पे स्मशान को भी रिजर्व किया गया था कोविड के लिए, तो हमारे रिपोर्टर्स वहां भी जाते थे। तो आपने जो शमशान के जो रिकॉर्ड होते थे वो भी आप लोगों ने छापा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सनातन सत्य तो एक ही रहता है कि कितने लोग वहां पर इनके अंतिम संस्कार हुए, क्योंकि अप्रैल के बीच में इतना डेथ रेशियो था, वो बढ़ गया था कि सभी शहर में मोस्टली बड़े बड़े जो स्मशान गृह है उनको सिर्फ कोविड के लिए ही रिजर्व रखा गया था। तो वहां के जो रजिस्टर मेंटेन होते थे उनमें कोविड और नॉन कोविड दोनों रहते थे। तो ऐसे हालात में सीधा ही कोविड के डेथ कितने, नॉन कोविड के कितने, वो बाहर लाना मुश्किल था। पर संदेश ने शुरुआत में वही काम किया कि जो जहां पर तथ्य है वहां पर जाए। हमारी टीम वहां रहती थी, काफी मेहनत करती थी, और वहां से जो डेटा, अधिकृत डेटा मिलते थे वो हम लोगों के सामने रखते थे। आप सभी सहयोगियों ने आपके, काश मैं उन सबका नाम भी ले पाता, पर मुझे मालूम नहीं, और लेकिन बहुत बहादुरी का ये काम किया है, और एक तरह से एक नया पैमाना अंग्रेज़ी के अखबार भी नहीं कर सके, और हिंदी के इतने बड़े बड़े अखबार हिंदी प्रदेशों से छपते हैं, उनमें से ज़्यादातर ये काम नहीं कर सके, जबकि वो अपने डर की फिक्र ज़्यादा करते रहे। पर मेरा एक सवाल था कि मैं देख रहा था
कि 3 तरह के कॉलम हैं। एक तो कोविड के इलाज के दौरान होने वाली मौत के कॉलम आप छाप रहे हैं, फिर शमशान के मौत छाप रहे हैं, और एक डेथ ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट आती है हर दिन, उसकी मौत की, वो जो मौत की संख्या बताती है, वो छापते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि 3 अलग अलग डेटा क्या हैं? शमशान का डेटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोविड के इलाज के दौरान होने वाली मौत और कोविड से हुई मौत, ये क्या है? रवीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूं, क्योंकि एक मिसाल तो जरूर बनी है, पर इसके पीछे मिस्टर फाल्गुन भाई और पार्थिव भाई, उन्होंने हमको जो दिशा दी, इसकी वजह से हम ये जर्नलिज्म कर सके हैं। और अब मैं आपके जो तीनों कॉलम के जो बात है उनका जवाब दूं, तो सबसे पहले डेथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रोज अपने जो डेटा है वो रिलीज करती है सुबह को, कि सपोज एक सिटी का मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लो राजकोट में उस टाइम पे, अब तो स्थिति काफी काबू में, अब इतने डेथ नहीं हो रहे हैं, पर जब ये पीक पे था तो राजकोट में एक दिन में सपोज 50 डेथ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने डिक्लेयर की है। उस कॉलम में वो लिखते थे कि ये डेथ ऐसे है जो कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे थे और उनकी डेथ हुई है, पर ये कंप्लीटली कोरोना से उनकी डेथ हुई है ऐसा नहीं कह सकते। तो पहला ये हुआ कि कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे 50 लोगों की डेथ हुई है। अब दूसरी बात आती है कोविड डेथ ऑडिट कमेटी की। अब डेथ ऑडिट कमेटी उसी 50 में से दिखाती है कि सपोज उस दिन उन्होंने दिखाया कि 10 डेथ हुई है जो कोरोना से हुई है। और तीसरी बात आती है स्मशान की, तो स्मशान में जाते हैं तो स्मशान में ये 50 वाला आंकड़ा है, वो 80 भी होता है, 90 भी होता है और 100 भी होता है। तो अब तो पूरे देश में जिस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि सब स्टेट में आपको डेथ का रीजन जो है वो तो दिखाते ही नहीं हो, तो फिर सहाय कैसे दोगे? तो ये एक बड़ा सवाल है डेथ में। ये भी एक दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि ये डेथ ऑडिट कमेटी बनाई गई थी संख्या कम बताने के लिए, लेकिन ये वो चेक करना भूल गए कि शमशान में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वहां कोई रिपोर्टर पहुंच सकता है। शायद ऐसी कोई लहर अब आए ना आए, तो जरूर अब वहां पर भी आप देखेंगे कि सब कुछ बदल गया है, ताकि आप इस तरह की रिपोर्टिंग ही ना कर पाएं। पर एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके अखबार के पाठकों ने इस तरह की पत्रकारिता को कैसे लिया? एक तो आपातकाल था और हमारा कॉन्शियस भी हमें उस टाइम पे कह रहा था, क्योंकि हमारे एरिया में, पूरे शहर में, जिस शहर को हमने बहुत चाहा है, उसमें इस तरह से लोग रो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन की कमी थी। तो हमें पर्सनली भी ऐसा लग रहा था कि ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि हमारा धर्म जर्नलिज्म का है, तो हमने इनको फॉलो किया और उस दिन से हमारे सभी रिपोर्टर्स फील्ड में निकल चुके, क्योंकि उस वक्त कोई बाहर नहीं निकलता था, काफी लोग वर्क फ्रॉम होम थे और ऑफिस में भी ये चैलेंज थी कि बहुत लोग कोरोना से प्रभावित थे। पर उसी टाइम पे भी काफी रिपोर्टर्स ने अपना जो धर्म है वो निभाया, सब स्पॉट पे गए, रात भर जागे। काफी बार तो मैं खुद भी सिविल हॉस्पिटल पे गया, पेशेंट से मिला, तो सही बातों का इसी तरह से पता चला। और आज कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा किया, कुछ सही किया। जी जयेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके उन सारे संवाददाताओं को जिन्होंने इतनी मेहनत की है और एक आंकड़ा निकाल कर देखा है जिसके सामने बार बार लोग परेशान हो जा रहे हैं, सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड के लिए आप लोगों ने रख दिया कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं मरने वालों के, उससे कहीं ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल से ही। ये बड़ी बात थी। और गुजरात की जो गुजराती भाषा की जो पत्रकारिता है, अक्सर पीछे भाषाई अखबारों की जो मेहनत है पीछे छूट जाती है। दिल्ली में बैठे अंग्रेजी के पत्रकार, हम हिंदी के पत्रकारों को ज्यादा श्रेय मिल जाता है। तो आप लोगों का काम बहुत शानदार है, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स को संदेश उठाना पड़ता है। दिल्ली से छपने वाले बड़े बड़े अखबार किसी काम नहीं आए उनके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात में जब अखबारों के कारण सवाल जोर पकड़ने लगा कि गांव में भी लोग मर रहे हैं, तो सरकार ने कोविड सेंटर खोलने की घोषणा कर दी। करीब 1000 के सेंटर खोलने के दावे किए गए। अब वहां के अखबार लिख रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर तो स्कूल के कमरे खोलकर बना दिए गए हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। यह वीडियो भी ऐसे ही एक ग्रामीण कोविड सेंटर का है, संदेश न्यूज की तरफ से मिला है। आप देख सकते हैं कि कोविड सेंटर के नाम पर यह सेंटर बिहार और यूपी से आने वाली प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की तस्वीरों को भी मात दे रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के चक्कर में हम गांव में इतना ही इंतजाम कर सके हैं। गुजरात मॉडल पर देश के गांव-गांव में लोग आज भी फिदा हैं। यह सेंटर भी गुजरात के गांव का ही है। गोदाम के बगल में ही सुविधा दे दी गई है।
यकीन हो रहा है कि कोविड से हम मिलकर लड़ रहे हैं। कभी मौका मिले इन ग्रामीणों से मिलाइएगा, तारीफ करने के इंतजार में बेकरार हैं। पता भी बता देता हूं, राजकोट जिले के चरानिया गांव के हैं, जेतपुर के पास है। सत्यमेव जयते वाले भारत में झूठ की विजय पताका लहरा रही है। आपके परिचितों में लोग मरे हैं, आपके घरों में लोग मरे हैं। सरकार उनकी गिनती कोविड से होने वाली मौतों में नहीं कर रही है। यह कितना भयावह है। मौत की जानकारी आपको है, सरकार कहती है आपकी जानकारी गलत है। इस झूठ के साथ क्या आप अपनों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं? जवाब है आपके पास, ब्रेक लेना होगा। कोरोना काल में लोग आपदा को अवसर बनाते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। महाराष्ट्र में बेहद गंदे तरीके से कोरोना टेस्ट किट बनाने की तस्वीरों के बाद अब मध्य प्रदेश के सतना में इस्तेमाल की हुई पीपीई किट गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। ये पीपीई किट कहाँ यही है क्या? कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सतना में बड़खेरा के इस इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता था। लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगता है कि कर्मचारी पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते थे। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किए जाने का आरोप है। बड़खेरा गांव है उमरपाटन रोड पर, वहां पर प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। एनडीटीवी को एक खत भी मिला है जो साबित करता है कि पिछले साल भी कंपनी पर ऐसे आरोप लगे थे। पहले ये पता तो लगे कि कौन दोषी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको ये तो आया नहीं सामने अभी कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो ये सब तो जांच का विषय है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का संचालन वर्ष 2006-07 से हो रहा है। यहाँ इन दिनों विंध्य क्षेत्र के अलावा लगभग 1 दर्जन जिलों से मेडिकल वेस्ट मंगाकर कथित रूप से डिस्पोज किया जाता है। गांव वालों का ये भी आरोप है कि प्लांट में मेडिकल वेस्ट को गलाने का काम प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन से नहीं हो रहा, जिससे पूरे गांव में बदबू फैलती है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक मेडिकल वेस्ट को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह और भी कई जिलों से मंगवाते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तेमाल पीपीई किट को वहीं भेजा गया होगा। चूंकि इस्तेमाल के बाद पीपीई किट को कई बार काटा नहीं जाता, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है माथेरान। यहाँ पर लोग वीकेंड में जाते हैं और घुड़सवारी के लिए घोड़ों को किराए पर लेते हैं। लेकिन कोविड के कारण सब कुछ बंद हो जाने के कारण घोड़ा और घोड़े मालिकों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा 2 बहनों ने मिलकर इन घोड़ों की देखरेख और मालिकों की परेशानी को दूर करने का बीड़ा उठाया है। मुंबई शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है माथेरान। देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन भी कहलाता है। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ के प्रवासी वाहन सिर्फ घोड़े हैं। 50% परिवार इन घोड़ों पर ही निर्भर है। कोविड ने माथेरान की आमदनी महीनों से बंद कर रखी है। अपने घोड़ों को जिंदा रखना इनके मालिकों के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा काम करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो उसकी वजह से तो पूरी आमदनी खत्म हो गई है। क्योंकि माथेरान का व्हीकल जैसा ही प्रवासी वाहन जो है वो घोड़ा ही है। समझो रिक्शा खड़े रही तो उसको खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारे घोड़े को हर रोज 250 रुपये का खाना लगता है। माथेरान के घोड़ों और इनके मालिकों की तकलीफ देख मुंबई की 2 बहनों 15 साल की रिदा और 12 साल की दानिया ने सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग शुरू की और 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। बहनों द्वारा राशन और चारे जैसी तमाम मदद माथेरान पहुंचाई जा रही है। माथेरान की घोड़ों की पीड़ा के बारे में मुझे जानकारी स्कूल से मिली। मेरी प्रिंसिपल मिसेस सुनीता जॉर्ज मैम
और मेरी क्लास टीचर मिसेस बेवली डिसिल्वा ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसके बारे में बात करता था। मैं और मेरी बहन ने ये जब पढ़ा हम बहुत प्रभावित हुए और हमने ये क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। हमने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेज सेंड किए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @bukomaniacal के माध्यम से भी लोगों से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की। हमने कुछ दूसरे एनजीओ जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनसे भी संपर्क किया। हमें लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही दिनों में हम 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। रिदा और नानिया को इस कॉज के लिए बहुत सपोर्ट मिला। फ्रेंड्स और फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, पर हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों ने उनको इस कॉज के लिए सपोर्ट किया जो कि हमें जानते तक नहीं थे। रिदा खान, निदा खान 15 साल और 12 साल की ये लड़कियां, बच्चे लोग जो दोनों स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किए। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और आज हम लोग यहाँ आए हैं माथेरान में और 240 घोड़े लोग के लिए हम लोग ने चारा दिए और इसके साथ में भी यहाँ हम लोग रेशन किट्स लेके आए कि यहाँ के उनके जो केयरटेकर फैमिली है उनको ये हम लोग अभी किट्स देने वाले हैं इधर। इस छोटे से हिल स्टेशन में इन छोटी बहनों की मदद बड़ी राहत बनकर पहुंची है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।